आप दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन रात को लगता है कुछ भी जरूरी नहीं किया। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? हर दिशा में भागते हुए, लेकिन किसी एक दिशा में गहराई से न जाते हुए। नमस्कार और स्वागत है आपका रीड स्मार्टर 9 में, जहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसी किताबों की सारगर्भित समरी जो आपकी सोच, जीवन और फैसलों को एक नई दिशा दे सकती हैं। आज हम सुनने जा रहे हैं फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, यानी उस पर ध्यान दे जो वाकई जरूरी है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीवन मंत्र है। भीड़, शोर, सोशल मीडिया, काम और तनाव के बीच अपनी जिंदगी की असली प्राथमिकताओं को पहचानने का मंत्र। इस पूरी समरी में हम जानेंगे कैसे ध्यान भटकाने वाले युग में भी फोकस पाना संभव है, कैसे ना कहना आपके फोकस की रक्षा करता है, और कैसे आप एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जहां हर दिन का मतलब हो। तो अगर आप अपने जीवन को फिर से स्पष्ट, सार्थक और शांतिपूर्ण बनाना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक समरी को अंत तक जरूर सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, केवल उसी पर ध्यान दें जो सच में जरूरी है। केवल यहां रीड स्मार्टर 9 पर। अध्याय 1, फोकस क्या होता है? कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक साथ 10 मोबाइल स्क्रीन चल रही हैं और हर एक पर कुछ न कुछ अलग अलग जानकारी फ्लैश हो रही है। क्या आप सभी को एक साथ देख सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन आज का इंसान ठीक यही कर रहा है। हर समय, हर दिशा में बंटा हुआ ध्यान। यही वह स्थिति है जहां फोकस की अहमियत सामने आती है। फोकस का अर्थ सिर्फ ध्यान देना नहीं होता, बल्कि यह तय करना भी होता है कि किस चीज को न देखना है। यह केवल कंसंट्रेशन की बात नहीं है, यह प्राथमिकता तय करने और उस पर टिके रहने की कला है। फोकस की सही परिभाषा। फोकस का सीधा अर्थ है अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान को सीमित लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित करना। ये वही कार्य होते हैं जो आपकी जिंदगी के लक्ष्यों, मूल्यों और मिशन के साथ मेल खाते हैं। क्या हम सच में चुनते हैं कि हमें किस पर ध्यान देना है? जवाब है ज्यादातर बार नहीं। हम अपने आसपास के शोर, अधूरी लिस्टों, सोशल मीडिया स्क्रॉल और लगातार आने वाले मैसेज में खो जाते हैं। हमारा ध्यान वहां जाता है जहां कोई और उसे ले जाता है। किताब यही कहती है कि अगर आप ये नहीं तय करते कि आपको किस पर ध्यान देना है, तो दुनिया आपके लिए ये फैसला कर देती है। ध्यान के विचलन के पीछे की मनोवैज्ञानिक वजह। 1. डोपामिन की लत। हमारा मस्तिष्क हर नई सूचना, नोटिफिकेशन या प्रतिक्रिया पर डोपामिन रिलीज करता है। ये हमें बार बार डिस्ट्रैक्शन की ओर खींचता है। 2. डर की भावना। एफओएमओ, कहीं कुछ मिस न हो जाए। यह डर हमें हर जगह ध्यान बांटने पर मजबूर करता है। 3. निर्णय थकावट। डिसीजन फटीग। दिन भर के छोटे बड़े निर्णय लेने के बाद दिमाग थक जाता है और फोकस करना कठिन हो जाता है। 4. सतही ध्यान। हम गहराई में जाने के बजाय सतही जानकारी पर टिक जाते हैं। यह आदत ध्यान की ताकत को कमजोर करती है। फोकस की शक्ति को जागृत कैसे करें? 1. स्पष्टता लाएं। सबसे पहले यह तय करें कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा, आप हर चीज पर ध्यान देने की कोशिश करते रहेंगे। 2. सूचियां बनाएं। दिन की शुरुआत में 3 सबसे जरूरी कार्यों की लिस्ट बनाएं और दिन भर उसी पर टिके रहें। 3. डिजिटल सीमाएं तय करें। फोन, ईमेल और सोशल मीडिया के लिए सीमित समय निर्धारित करें। 4. एक समय पर एक काम करें। मल्टीटास्किंग की आदत छोड़ें। यह ध्यान को बिखेर देती है और उत्पादकता घटा देती है। 5. फोकस अभ्यास करें। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट किसी एक कार्य पर बिना विचलन के ध्यान केंद्रित करने की आदत डालें। एक अभ्यास। अपने जीवन के 5 ऐसे क्षेत्र लिखिए जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, जैसे स्वास्थ्य, परिवार, आत्मविकास, करियर, अध्यात्म। फिर हर दिन यह देखें कि आपका समय इन क्षेत्रों में से किन पर खर्च हो रहा है। यदि मेल नहीं खाता, तो समझिए फोकस गायब है। एक कहानी। अर्जुन की आंख। यह कहानी हम सबने सुनी है। जब गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों से पूछा कि उन्हें पक्षी की कौन सी चीज दिख रही है, तो केवल अर्जुन ने कहा, मुझे केवल उसकी आंख दिख रही है। यही है फोकस की सच्ची परिभाषा। बाकी सबने पेड़, पत्ते, डालियां देखीं, लेकिन अर्जुन ने केवल लक्ष्य देखा। इस अध्याय का सार यही है, जब आप जानते हैं कि आपके लिए क्या सबसे जरूरी है, तो फोकस खुद ब खुद आ जाता है। लेकिन जब आप हर चीज को जरूरी मानने लगते हैं, तो असल में कुछ भी हासिल नहीं होता। अब हम अगले अध्याय में जानेंगे कि आज की डिजिटल और डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में फोकस बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों होता है और इसका समाधान क्या है। अध्याय 2,
ध्यान भटकाने वाली दुनिया में जीना। क्या आपने कभी सुबह उठते ही फ़ोन चेक किया है और फिर कुछ घंटों बाद खुद से पूछा, मैंने अब तक किया क्या है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यह आज की अटेंशन इकोनॉमी का असर है, एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज़, हर ऐप, हर वेबसाइट हमारी सबसे कीमती चीज़ को चुराने की कोशिश कर रही है, हमारा ध्यान। डिजिटल दुनिया का शोर। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर सेकंड में कोई न कोई सूचना हमारे दिमाग में दस्तक देती है। नोटिफिकेशन, ईमेल, इंस्टाग्राम स्क्रॉल, व्हाट्सएप मैसेज, यूट्यूब वीडियो, न्यूज़ अपडेट, यह सब मिलकर हमारी कॉग्निटिव क्षमता को छीन लेते हैं। यह शोर न सिर्फ हमारा समय खाता है, बल्कि हमारे फोकस को टुकड़ों में बांट देता है। सोशल मीडिया का चुपचाप फैलता प्रभाव। सोशल मीडिया कंपनियां केवल एक चीज़ पर काम करती हैं, अटेंशन रिटेंशन, यानी कैसे आपका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उनके प्लेटफॉर्म पर टिके। इसके प्रभाव: 1. कांस्टेंट कंपैरिजन। हम दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कमतर आंकने लगते हैं। 2. FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें हर चीज़ जानने और देखने की बेचैनी हो जाती है। 3. इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन की लत। हम हर चीज़ तुरंत पाने की आदत में फंस जाते हैं, जिससे फोकस और धैर्य दोनों कमज़ोर होते हैं। मल्टीटास्किंग का धोखा। बहुत लोग मानते हैं कि वे एक साथ कई काम कर सकते हैं, जैसे कॉल लेते हुए मेल चेक करना, खाना खाते हुए इंस्टाग्राम देखना। लेकिन रिसर्च कहती है, मल्टीटास्किंग उत्पादकता को 40% तक कम कर देती है। इससे आपकी मानसिक थकावट जल्दी होती है। लगातार टास्क स्विचिंग से एरर रेट बढ़ता है। डिसीजन फटीग क्या होती है? जब हमारा मस्तिष्क दिन भर छोटे छोटे निर्णय लेता है, क्या पहनें, क्या खाएं, कौन सा ऐप खोलें, तो दिन के अंत में वह थक जाता है। तब बड़े निर्णय लेने या गहराई से सोचने की शक्ति कम हो जाती है। ध्यान खींचने वाले डिज़ाइन, ऑटोप्ले फीचर, एंडलेस स्क्रॉल, पुश नोटिफिकेशंस, लाइक और कमेंट्स का डोपामाइन हिट, इन सबका डिज़ाइन उद्देश्यपूर्ण है, आपको प्लेटफॉर्म पर अधिक समय तक बनाए रखना। समाधान क्या है? 1. डिजिटल बाउंड्रीज तय करें। हर दिन कम से कम 2 घंटे बिना स्क्रीन के बिताएं। सोशल मीडिया के लिए एक निर्धारित टाइम ब्लॉक रखें, जैसे शाम 6-7 बजे तक ही देखें। 2. नोटिफिकेशन डिटॉक्स। केवल ज़रूरी ऐप्स के ही नोटिफिकेशन रखें, बाकी सभी बंद कर दें, हाँ, व्हाट्सएप भी। 3. सिंगल टास्किंग का अभ्यास करें। एक समय पर केवल एक कार्य करें। डीप वर्क के लिए एक शांत जगह तय करें। 4. माइंडफुल ब्रेक्स लें। हर 60 से 90 मिनट पर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। इस दौरान आंखें बंद करें, सांसें गिनें, चलें या स्ट्रेच करें। 5. स्क्रीन फ्री मॉर्निंग रूटीन। दिन की शुरुआत फ़ोन से नहीं, खुद से करें। कम से कम 1 घंटा फ़ोन से दूर रहें, मेडिटेशन, वॉक, प्लानिंग करें। एक व्यक्तिगत कहानी। लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने हर सुबह की शुरुआत ईमेल से करनी बंद की, तो उनका तनाव 50% घट गया और उत्पादकता दोगुनी हो गई। पहले वे दूसरों की प्राथमिकताओं से दिन शुरू करते थे, अब अपनी प्राथमिकताओं से। एक सरल अभ्यास: अपने फ़ोन की होम स्क्रीन से सोशल मीडिया ऐप्स को हटाएं। उन्हें एक फ़ोल्डर में डालकर आखिरी पेज पर रखें। हर बार जब देखने की इच्छा हो, रुकें और खुद से पूछें, क्या यह इस वक्त ज़रूरी है? इस अध्याय का सार यह है कि ध्यान भटकाने वाली इस दुनिया में ध्यान को बचाना एक क्रांति है। जो इंसान अपने फोकस की रक्षा करता है, वही सच्चा विजेता बनता है। अब अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे अपने जीवन के मूलभूत मूल्यों को पहचानकर हम अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर सकते हैं और जीवन को सच्चे मायनों में केंद्रित बना सकते हैं। अध्याय 3: आपके जीवन के असली मूल्य क्या हैं? आपकी जिंदगी की दिशा तय होती है आपके द्वारा चुने गए मूल्यों से। लेकिन सबसे पहले सवाल उठता है, मूल्य क्या होते हैं? ये कोई पैसे वाले मूल्य नहीं, बल्कि वे सिद्धांत होते हैं जो यह तय करते हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत, और आपको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मूल्य का अर्थ: मूल्य वे स्थायी सिद्धांत होते हैं जो हमारी सोच, फैसले और जीवन की प्राथमिकताओं को प्रभावित करते हैं। जैसे ईमानदारी, स्वतंत्रता, सेवा भावना, आत्मविकास, परिवार, अध्यात्म। जब हम अपने मूल्यों के अनुरूप जीवन जीते हैं, तब हमें अंदर से संतुष्टि और स्पष्टता मिलती है। लेकिन जब हम समाज, ट्रेंड्स या दूसरों की उम्मीदों के अनुसार चलते हैं, तो भ्रम, थकावट और बेचैनी बढ़ जाती है। क्यों जरूरी है अपने मूल्यों को पहचानना? 1. निर्णय लेना आसान होता है। जब आपके मूल्य स्पष्ट होते हैं, तो आप जानते हैं किसे हाँ कहना है और किसे ना। 2. फोकस बढ़ता है।
आपकी ऊर्जा केवल उन्हीं कार्यों में लगती है जो आपके मूल्यों से मेल खाते हैं। 3. अंतर्दृष्टि मिलती है, जीवन की दिशा, उद्देश्य और आत्मसमझ मजबूत होती है। ज्यादातर लोग भ्रम में क्यों रहते हैं? वे दूसरों के जीवन को देखकर अपने निर्णय लेते हैं। वे सफलता को केवल पैसे या प्रसिद्धि से जोड़ते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उन्हें क्या महसूस कराता है कि वे सही रास्ते पर हैं। एक अभ्यास, आपके मूल मूल्य खोजें। एक शांत जगह बैठें और एक पेन पेपर लें। 2. इन प्रश्नों पर विचार करें। मेरे जीवन में वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें खोने पर मुझे सबसे ज्यादा दुख होगा? जब मैं सबसे ज्यादा खुश, संतुष्ट और जीवंत महसूस करता हूं, तो मैं क्या कर रहा होता हूं? मेरे आदर्श कौन हैं? मैं उनमें क्या पसंद करता हूं? 3. इन उत्तरों के आधार पर 5 से 7 ऐसे शब्द चुनिए जो आपके मूल्य दर्शाते हों। उदाहरण: सच्चाई, सेवा, आत्मविकास, रचनात्मकता, साहस। मूल्यों को जीवन में कैसे उतारें? हर दिन सुबह अपने मूल्यों को पढ़ें। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले खुद से पूछें, क्या यह निर्णय मेरे मूल्यों से मेल खाता है? अपने काम, रिश्ते और गतिविधियों की समीक्षा करें, क्या ये आपके मूल्यों के अनुसार हैं? एक कहानी। एक व्यक्ति ने सालों तक एक कॉरपोरेट कंपनी में काम किया, बहुत पैसा कमाया लेकिन हमेशा थका और असंतुष्ट महसूस करता रहा। एक दिन उसने तय किया कि वह अपने मूल्यों को खोजेगा। उसे समझ आया कि उसका असली मूल्य था रचनात्मकता और स्वतंत्रता। उसने नौकरी छोड़ी, एक छोटा डिजाइन स्टूडियो खोला और आज वो हर दिन कम कमाता है, लेकिन दोगुना खुश है। मूल्यों के साथ जीने का मतलब ज्यादा स्पष्टता, कम पछतावा, अंदर से ऊर्जा और प्रेरणा, जीवन में गहराई और संतुलन। इस अध्याय का सार यही है, जब आप अपने असली मूल्यों को पहचान लेते हैं, तो जीवन की प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जाती हैं। फोकस अब एक मेहनत नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे प्राथमिकताएं तय करना और उन्हें शेड्यूल करना हमारे फोकस को दिन प्रतिदिन के जीवन में मजबूत बनाता है। अध्याय 4, प्राथमिकताएं कैसे तय करें और उन पर अमल करें। जब आपके मूल्य स्पष्ट हो जाते हैं, अगला कदम है उन्हें दैनिक जीवन में उतारना। और इसका सबसे प्रभावी तरीका है प्राथमिकताओं का निर्धारण। अगर आप सब कुछ एक साथ करना चाहते हैं, तो अंत में कुछ भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि सफल लोग हर काम नहीं करते, वे वही करते हैं जो सबसे जरूरी होता है। प्राथमिकता का अर्थ, प्राथमिकता का मतलब होता है महत्व के आधार पर कार्यों को क्रम देना। पहले वही करें जो सबसे जरूरी है, फिर बाकी। लोग गलत क्यों हो जाते हैं? वे व्यस्त रहना चाहते हैं, उत्पादक नहीं। वे हर किसी को खुश रखना चाहते हैं, खुद से ईमानदार नहीं। वे तत्काल कार्य करते हैं, महत्वपूर्ण कार्य नहीं। आइजनहावर मैट्रिक्स, निर्णय लेने का एक शक्तिशाली उपकरण। अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने निर्णय लेने की एक सरल लेकिन गहरी प्रणाली विकसित की थी। इसमें कार्यों को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। उदाहरण: महत्वपूर्ण और तत्काल, क्लाइंट मीटिंग, मेडिकल इमरजेंसी, महत्वपूर्ण लेकिन तत्काल नहीं, एक्सरसाइज, स्किल डेवलपमेंट, किताब पढ़ना, महत्वपूर्ण नहीं लेकिन तत्काल, कुछ फ़ोन कॉल्स, रूटीन ईमेल्स, महत्वपूर्ण नहीं, तत्काल नहीं, सोशल मीडिया स्क्रॉल, टीवी। स्पष्टता की ताकत। जब आपको यह स्पष्ट होता है कि इस सप्ताह क्या जरूरी है, इस दिन का फोकस क्या होना चाहिए, तो आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं है। दैनिक प्राथमिकता सूची कैसे बनाएं? 1. रात में योजना बनाएं। अगला दिन शुरू होने से पहले ही तय कर लें कि आपका फोकस क्या होगा। 2. 3 मिथ्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स। हर दिन केवल 3 महत्वपूर्ण कार्य चुनें, उन्हीं को पूरा करना लक्ष्य हो। 3. नो कहना सीखें। हर अवसर को स्वीकार करना जरूरी नहीं। जो आपके मूल्यों या लक्ष्य से मेल न खाता हो, उससे विनम्रता से इनकार करें। प्राथमिकताओं को समय सारणी में कैसे डालें? टाइम ब्लॉकिंग तकनीक अपनाएं। कैलेंडर में काम के लिए स्पष्ट समय निर्धारित करें। सुबह के समय सबसे कठिन या रचनात्मक कार्य रखें। ईमेल, कॉल, चैट्स को एक तय समय पर निपटाएं, पूरे दिन नहीं। डिजिटल उपकरणों की मदद। गूगल कैलेंडर, समय ब्लॉकिंग के लिए नोशन, टोडोइस्ट, कार्यों की सूची रखने के लिए पोमोडोरो टाइमर, फोकस सत्र के लिए 25 मिनट कार्य, 5 मिनट ब्रेक। प्रेरणादायक कहानी। एक लेखक जो सालों तक किताब पूरी नहीं कर पाए, उन्होंने केवल एक चीज बदली, हर सुबह 8-10 बजे तक केवल लेखन करना। 6 महीने में किताब पूरी हुई, क्योंकि प्राथमिकता तय थी और समय तय था। एक अभ्यास। 1. अपने अगले सप्ताह की योजना बनाएं। 2. हर दिन के लिए 3 मिथ्स तय करें। 3.
एक ट्रैकर बनाएं, आपने कितनी बार प्राथमिक कार्यों को पहले पूरा किया। इस अध्याय का सार यही है, स्पष्ट प्राथमिकताएं फोकस को सरल बनाती हैं। जब आप हर सुबह यह जानते हैं कि आज सबसे जरूरी क्या है, तो डिस्ट्रैक्शंस की ताकत कमजोर हो जाती है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे गहराई से कार्य, डीप वर्क, करके हम कम समय में ज्यादा प्रभावी परिणाम पा सकते हैं। अध्याय 5, डीप वर्क, कम समय में ज्यादा असरदार काम। क्या आप कभी सोचते हैं कि दिन भर व्यस्त रहने के बावजूद काम अधूरा क्यों लगता है? इसका जवाब है, हम सतही काम में उलझे रहते हैं। इस अध्याय में हम बात करेंगे डीप वर्क की, यानी ऐसा केंद्रित कार्य जो आपको अपने क्षेत्र में असाधारण बना सकता है। डीप वर्क क्या है? डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी एकाग्रता के साथ बौद्धिक कार्य करना, जिससे गुणवत्ता और परिणाम दोनों बेहतर होते हैं। कॉल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क के अनुसार ये वो अवस्था है जहां आपका दिमाग उच्च स्तरीय सोच करता है और आप कम समय में ज्यादा सार्थक काम करते हैं। शैलो वर्क क्या होता है? ईमेल्स, मीटिंग्स, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, मल्टीटास्किंग, ये सब शैलो वर्क है। ये जरूरी लगते हैं, लेकिन वास्तव में आपकी उत्पादकता को खा जाते हैं। क्यों डीप वर्क की जरूरत है? 1. आज की दुनिया ध्यान खींचने वाली है। ध्यान एक संसाधन बन चुका है। 2. गहराई से किया गया कार्य ही आज के युग में आपको दूसरों से अलग करता है। 3. सतही काम में ज्यादा समय लगता है, लेकिन परिणाम मामूली होते हैं। डीप वर्क के फायदे: क्वालिटी बेहतर होती है, समय की बचत होती है, मानसिक संतुष्टि मिलती है, रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमता बढ़ती है। डीप वर्क की आदत कैसे बनाएं? 1. डिस्ट्रैक्शन फ्री समय तय करें। रोज कम से कम 1 से 2 घंटे का समय केवल डीप वर्क के लिए निर्धारित करें। 2. फोन नोटिफिकेशंस ऑफ। काम के समय मोबाइल को फ्लाइट मोड पर रखें या दूर रखें। 3. सिंगल टास्किंग अपनाएं। एक समय में सिर्फ एक काम करें। मल्टीटास्किंग से दिमाग थकता है और गुणवत्ता घटती है। 4. स्थान तय करें। एक शांत जगह चुनें जहां आप रोज गहराई से काम कर सकें। दिमाग उस जगह को फोकस जोन मानने लगेगा। 5. पोमोडोरो तकनीक। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, 4 राउंड के बाद बड़ा ब्रेक। ये तकनीक गहराई बनाए रखने में मदद करती है। एक अभ्यास: अगले 7 दिन के लिए हर दिन सुबह 1 घंटा डीप वर्क के लिए निर्धारित करें। देखें आपकी उत्पादकता कैसे बढ़ती है। एक कहानी: एक लेखक थे जो सालों से किताब पूरी नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने 90 दिन का डीप वर्क चैलेंज लिया, रोज सुबह 6 से 8 बजे तक केवल लेखन। उन्होंने सोशल मीडिया छोड़ा, ईमेल सीमित किया और केवल लिखना शुरू किया। 90 दिन में किताब पूरी हो गई और वो बेस्ट सेलर बनी। डीप वर्क को दिनचर्या में कैसे उतारें? हर दिन एक तय समय, डीप आवर, निर्धारित करें। सभी शैलो काम को समूह में करें, जैसे एक बार में सारे ईमेल देखना। परिवार और टीम को बताएं कि उस दौरान आप डिस्टर्ब न हो। इस अध्याय का सार यही है, डीप वर्क आपके जीवन की सबसे शक्तिशाली सुपर पावर है। अगर आप इसे रोजाना की आदत बना लें, तो आप कम समय में असाधारण परिणाम पा सकते हैं। अब अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे ना कहना, यानी नॉन एसेंशियल कार्यों को मना करना, हमारे फोकस को सुरक्षित रखता है। अध्याय 6, ना कहना, अपने फोकस की रक्षा कैसे करें? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय और ऊर्जा कम पड़ जाती है? इसका एक बड़ा कारण है ना न कहना। जब आप हर अनुरोध को हाँ कह देते हैं, तो आप दूसरों की प्राथमिकताओं के गुलाम बन जाते हैं। ना कहने का मतलब क्या है? ना कहने का अर्थ है अपनी सीमाओं की रक्षा करना, अपने समय की इज्जत करना और यह तय करना कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। लोग ना क्यों नहीं कह पाते? 1. लोगों को निराश करने का डर। 2. सबको खुश रखने की आदत। 3. एफओएमओ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं कोई अवसर न छूट जाए। 4. संकोच या असहजता, टकराव से बचने की कोशिश। लेकिन ना कहने से क्या मिलता है? 1. आपका फोकस बचता है। 2. आपके पास ऊर्जा और समय अधिक होता है। 3. आप जरूरी चीजों में गहराई से जुड़ पाते हैं। 4. आप दूसरों की नज़रों में स्पष्ट और ईमानदार नजर आते हैं। किन चीजों को ना कहना चाहिए? बिना मतलब की मीटिंग्स, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आपके लक्ष्य से मेल नहीं खाते, ऐसे लोग जो हमेशा आपकी ऊर्जा खींचते हैं लेकिन समर्थन नहीं देते। कैसे कहें ना बिना रिश्ता बिगाड़े? 1. स्पष्ट लेकिन विनम्र भाषा, मुझे खुशी है कि आपने मुझे चुना, लेकिन मैं इस समय उपलब्ध नहीं हूं।
यह मेरे मौजूदा लक्ष्यों से मेल नहीं खाता, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। 2. विकल्प दें, मैं इस समय नहीं कर सकता, लेकिन अगले सप्ताह देख सकते हैं। मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन शायद फलां व्यक्ति आपकी मदद कर सके। 3. सीमा तय करें, मैं सिर्फ शुक्रवार को मीटिंग्स लेता हूँ। ईमेल का जवाब मैं हर दिन शाम को देता हूँ। एक कहानी। रीमा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उसका हर दिन दूसरों की मांगों में उलझा रहता था। हर मीटिंग, हर प्रोजेक्ट, हर असाइनमेंट वो सब स्वीकार कर लेती थी। नतीजा? थकान, काम में गिरावट और तनाव। फिर उसने एक कोर्स किया और सीखा, ना कहना। अब वो हर शुक्रवार 4 घंटे सिर्फ अपने कोर प्रोजेक्ट पर देती है। उसने मीटिंग्स सीमित कर दी और गैरजरूरी ईमेल्स को फिल्टर करना शुरू किया। उसका फोकस लौटा और प्रदर्शन बेहतर हुआ। अभ्यास 1. अगले 3 दिन में किन 3 चीज़ों को आप ना कह सकते हैं, लिखें। 2. अपने लिए नॉन निगोशिएबल्स तय करें, जैसे हर सुबह 2 घंटे सिर्फ अपने लिए। 3. ना कहने के लिए कुछ वाक्य अभ्यास करें। इस अध्याय का सार है, हर हाँ जो आप दूसरों को कहते हैं, वह एक ना होता है जो आप खुद को कहते हैं। इसलिए सोच समझकर हाँ कहें। फोकस तभी बचेगा जब आप उसकी रक्षा करेंगे, और ना कहना ही उसका कवच है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे डिजिटल जीवन को सरल बनाकर ध्यान को केंद्रित रखा जा सकता है। अध्याय 7, डिजिटल डिटॉक्स, टेक्नोलॉजी से रिश्ते को रीसेट करना। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपके दिन की शुरुआत मोबाइल नोटिफिकेशन से होती है और अंत सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग से? हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं, बल्कि उसका केंद्र बन चुकी है। यही कारण है कि डिजिटल डिटॉक्स अब विलासिता नहीं, बल्कि आवश्यकता बन चुका है। डिजिटल डिटॉक्स क्या है? डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कुछ समय के लिए जानबूझकर तकनीकी उपकरणों, खासकर स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ईमेल आदि से दूरी बनाना, ताकि हम अपने दिमाग, ध्यान और फोकस को रीसेट कर सकें। समस्या कहाँ है? 1. एवरेज व्यक्ति दिन में 3-5 घंटे फोन पर बिताता है। 2. हर 10 मिनट में हम नोटिफिकेशन चेक करते हैं। 3. काम में बार बार रुकावट से अटेंशन रेसिड्यू होता है। इसके प्रभाव: फोकस कमजोर होता है, निर्णय लेने की शक्ति घटती है, मानसिक थकान बढ़ती है, नींद में बाधा आती है, समय की बर्बादी होती है। एक छोटी सी कहानी। अनिरुद्ध एक डिजाइनर था। उसका सारा दिन फोन की पिंग में उलझा रहता था। काम के बीच इंस्टाग्राम, फिर व्हाट्सएप, फिर यूट्यूब। दिन बीत जाता, पर कुछ ठोस न बनता। एक दिन उसने 7 डेज डिजिटल डिटॉक्स किया। सुबह शाम सिर्फ 30 मिनट स्क्रीन टाइम, बाकी समय ऑफलाइन। 7 दिन बाद उसकी क्रिएटिविटी दोगुनी हो गई और उसे अपने काम में फिर से मजा आने लगा। डिजिटल डिटॉक्स के तरीके: 1. स्मार्टफोन से नॉट सो स्मार्ट व्यवहार हटाएं, नोटिफिकेशन बंद करें, सोशल मीडिया ऐप्स को अनइंस्टॉल करें या स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें। 2. टेक फ्री टाइम तय करें, सुबह 1 घंटा और रात को सोने से पहले 1 घंटा बिना स्क्रीन के रहें। नो टेक जोन्स बनाएं, जैसे डाइनिंग टेबल, बेडरूम आदि। 3. डिजिटल संन्यास लें, हफ्ते में 1 दिन डिजिटल संडे मनाएं, बिना इंटरनेट, बिना डिवाइस। 4. वैकल्पिक गतिविधियां चुनें, किताब पढ़ना, टहलना, डायरी लिखना, म्यूजिक सुनना, ध्यान करना। 5. डिजिटल सफाई करें, ऐप्स को रीऑर्गेनाइज करें, सिर्फ जरूरी ऐप्स होम स्क्रीन पर रखें, अनसब्सक्राइब फ्रॉम अननेसेसरी ईमेल्स एंड चैनल्स। अभ्यास 1. अपना हफ्ते भर का स्क्रीन टाइम ट्रैक करें, फिर उसमें सुधार लाएं। 2. हर दिन 2 घंटे नो स्क्रीन समय सुनिश्चित करें। 3. एक डिजिटल डिटॉक्स चैलेंज लें, 3 दिन, 7 दिन या 21 दिन का। टेक्नोलॉजी से रिश्ते को फिर से परिभाषित करें। टेक्नोलॉजी हमारी सेवा में होनी चाहिए, ना कि हम उसके गुलाम बने। उसे ज़रूरत के अनुसार उपयोग करें, आदत या मनोरंजन के लिए नहीं। जितना ऑफलाइन रहेंगे, उतना ज़्यादा अपने जीवन से जुड़ाव महसूस करेंगे। इस अध्याय का सार है, डिजिटल डिटॉक्स केवल तकनीकी दूरी नहीं, एक मानसिक स्वच्छता है। जब आप खुद को स्क्रीन से हटाकर वास्तविकता से जोड़ते हैं, तभी असली फोकस की शुरुआत होती है। अब अगले अध्याय में हम बात करेंगे माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की ताकत के बारे में, जो हमारे ध्यान को मजबूत और मन को शांत बनाता है। अध्याय 8, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, मानसिक स्पष्टता की कुंजी। जब हम मानसिक रूप से अस्त-व्यस्त होते हैं, तो कोई भी काम में पूरी तरह ध्यान लगाना असंभव हो जाता है। हमारी ऊर्जा, हमारी सोच और हमारी निर्णय लेने की क्षमता सब बिखर जाती है।
यहीं पर माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की भूमिका शुरू होती है। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी जागरूकता के साथ रहना, बिना किसी जजमेंट, चिंता या अफसोस के सिर्फ अभी में जीना। यह कोई आध्यात्मिक अवधारणा नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध मानसिक अभ्यास है। मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन वह अभ्यास है जो आपके मन को स्थिर करता है और माइंडफुलनेस को मजबूत करता है। यह एक मानसिक व्यायाम की तरह है, जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ध्यान केंद्रित और शांतिपूर्ण बनेंगे। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से क्या फायदे मिलते हैं? 1. फोकस की क्षमता बढ़ती है। 2. तनाव और चिंता कम होती है। 3. निर्णय लेने में स्पष्टता आती है। 4. भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है। 5. रचनात्मकता और समाधान खोजने की क्षमता बढ़ती है। एक कहानी, संध्या एक कॉरपोरेट लीडर थी। उसका दिन मीटिंग्स, ईमेल्स और डेडलाइंस में बीतता था। ध्यान बंटा रहता, नींद पूरी नहीं होती और चिड़चिड़ापन बना रहता। एक दिन एक कोच ने उसे सिर्फ 10 मिनट माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने की सलाह दी। शुरू में उसे अजीब लगा, लेकिन एक हफ्ते में ही उसे फर्क महसूस हुआ। वो शांत, फोकस्ड और खुश महसूस करने लगी। माइंडफुलनेस का अभ्यास कैसे करें? 1. ब्रीदिंग मेडिटेशन। शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें। जब मन भटके, धीरे से वापस सांस पर लाए। 2. बॉडी स्कैन। शरीर के हर हिस्से को महसूस करें, सिर से लेकर पांव तक। तनाव कहाँ है, क्या महसूस हो रहा है, बिना जजमेंट के नोट करें। 3. वॉकिंग मेडिटेशन। धीमे चलें और हर कदम को महसूस करें, जमीन का स्पर्श, हवा का एहसास, आसपास की ध्वनियों पर ध्यान दें। 4. ईटिंग माइंडफुली। हर निवाले को ध्यान से चबाना, स्वाद पर ध्यान देना। 5. डेली माइंडफुल पॉज। दिन में 2 बार सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकें और मैं अभी क्या सोच रहा हूं, यह सवाल पूछें। माइंडफुलनेस और फोकस का रिश्ता। फोकस केवल बाहरी शांति से नहीं आता, बल्कि अंदरूनी जागरूकता से आता है। माइंडफुल व्यक्ति डिस्ट्रैक्शंस को पहचानता है और उन्हें बिना प्रतिक्रिया के जाने देता है। ध्यान लगाने के लिए पहले मन को स्थिर करना जरूरी है। अभ्यास। 1. अगले 7 दिन हर दिन 10 मिनट सांस पर ध्यान लगाए। 2. खाने, चलने और बोलने के समय माइंडफुल बने। 3. अपनी भावनाओं को नाम दें, मैं चिंतित हूं, मैं व्याकुल हूं, इससे वे नियंत्रण में आती हैं। इस अध्याय का सार है, फोकस बाहर की चीज नहीं है, यह भीतर की शांति से आता है। जब आप अपने मन को जानना और उसे स्वीकारना सीख जाते हैं, तब आप दुनिया के किसी भी काम में अपना पूरा ध्यान लगा सकते हैं। अब अगले अध्याय में हम बात करेंगे एनर्जी मैनेजमेंट की, यानी अपनी ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगाएं, ताकि थकावट नहीं बल्कि प्रेरणा बनी रहे। अध्याय 9, एनर्जी मैनेजमेंट। थकावट नहीं, प्रेरणा बनाए रखें। हम अक्सर सोचते हैं कि समय की कमी हमारे फोकस में बाधा है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय से ज्यादा महत्वपूर्ण है ऊर्जा। आपके पास पूरे दिन के 24 घंटे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, तो वो समय किसी काम का नहीं। इसी सोच के साथ अध्याय 9 हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर थकावट नहीं, बल्कि प्रेरणा से भरपूर जीवन जी सकते हैं। ऊर्जा के 4 मुख्य आयाम। 1. शारीरिक ऊर्जा, फिजिकल एनर्जी, नींद, आहार और व्यायाम। 2. भावनात्मक ऊर्जा, इमोशनल एनर्जी, खुशी, चिंता, गुस्सा जैसी भावनाएं। 3. मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी, ध्यान, एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता। 4. आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी, जीवन का उद्देश्य, मूल्य और आंतरिक प्रेरणा। क्यों थक जाते हैं हम? लगातार मल्टीटास्किंग, नींद की कमी, प्रोसेस्ड फूड और कैफीन का अत्यधिक सेवन, दिन भर नेगेटिव सोच, बिना ब्रेक के लगातार काम। ऊर्जा का स्तर कैसे बढ़ाएं? 1. शारीरिक ऊर्जा के लिए रात में 7-8 घंटे की नींद लें, हर 90 मिनट पर 5 मिनट का ब्रेक लें, अल्ट्रेडियन रिदम का पालन करें, हेल्दी डाइट लें, ताज़े फल, सब्जियां, प्रोटीन, कम शुगर, हल्का व्यायाम जैसे वॉकिंग, स्ट्रेचिंग या योग। 2. भावनात्मक ऊर्जा के लिए सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं, रोज ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करें, हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। नेगेटिव सोच को पहचानें और उसे रीफ्रेम करें। 3. मानसिक ऊर्जा के लिए काम को फोकस ब्लॉक्स में बांटें, जैसे 45 मिनट काम, 10 मिनट ब्रेक। दिन की शुरुआत में सबसे जरूरी काम करें। ईट द फ्रॉग प्रिंसिपल, नोटिफिकेशन और डिजिटल डिस्टर्बेंस से बचें। 4. आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए हर हफ्ते अपने जीवन के उद्देश्य को याद करें, मैं यह क्यों कर रहा हूँ,
सेवा या दूसरों की मदद से जुड़ाव महसूस करें। अकेले में समय बिताएं। स्वयं से जुड़ने के लिए कहानी। राहुल एक एजेंसी चलाता था। उसके दिन 12 घंटे के होते, लेकिन आउटपुट गिरता जा रहा था। डॉक्टर ने कोई बीमारी नहीं बताई, लेकिन उसकी ऊर्जा खत्म हो रही थी। फिर उसने एनर्जी ऑडिट किया, अपनी दिनचर्या को 4 भागों में बांटा और देखा कि कहाँ से उसकी ऊर्जा लीक हो रही है। उसने खाने, नींद, ध्यान और ब्रेक्स पर काम किया। 2 महीने में उसका आउटपुट 2 गुना और थकावट आधी हो गई। अभ्यास 1। 7 दिन का एनर्जी लॉग रखें। किस समय आप सबसे थके होते हैं? 2। अपने शारीरिक और मानसिक ब्रेक्स को शेड्यूल में जोड़ें। 3। दिन की शुरुआत एक प्रेरणात्मक सवाल से करें। आज मैं किसे बेहतर बना सकता हूँ? इस अध्याय का सार है, फोकस तब आता है जब शरीर और मन दोनों ऊर्जा से भरे हों। थकावट आपको रुकने पर मजबूर करती है, लेकिन ऊर्जा आपको उड़ान देती है। अब अगले अध्याय में हम बात करेंगे डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स की, यानी अपने जीवन से ध्यान भटकाने वाली आदतों को कैसे हटाएं और गहराई से काम करें। अध्याय 10 डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स, ध्यान भटकाने वाली आदतों से मुक्ति। क्या आपने कभी किसी काम को करने की ठानी हो और उसी समय आपके हाथ अपने आप मोबाइल की ओर बढ़ जाए? या फिर अचानक ध्यान ईमेल, नोटिफिकेशन या किसी रैंडम वेबसाइट की ओर खिंच जाए? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ध्यान भटकना आज की सबसे बड़ी उत्पादकता हत्यारों में से एक है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कैसे इन ध्यान भटकाने वाली आदतों की पहचान करें और उन्हें खत्म करके एक सुस्पष्ट, शांत और केंद्रित जीवन की ओर लौटें। ध्यान भटकाने वाले तत्व। 1. मोबाइल फोन और नोटिफिकेशन। 2. सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। 3. हर समय उपलब्ध रहना, ऑलवेज ऑनलाइन मोड। 4. कई काम एक साथ करना, मल्टीटास्किंग। 5. एफओएमओ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्यों होता है डिस्ट्रैक्शन? डोपामीन का लालच। हर नया नोटिफिकेशन दिमाग को एक छोटा सा इनाम देता है। बोरियत से बचने की आदत, बिना उद्देश्य इंटरनेट ब्राउज करना, काम को टालने, प्रोक्रास्टिनेशन की आदत। डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स कैसे करें? 1. डिजिटल डाइट शुरू करें। दिन में केवल 2 बार ईमेल, सोशल मीडिया चेक करें। 1 घंटे का नो स्क्रीन टाइम सुबह और रात को तय करें। 1 दिन टेक फ्री संडे आजमाएं। 2. नोटिफिकेशन बंद करें। केवल ज़रूरी ऐप्स जैसे ओटीपी, बैंकिंग की नोटिफिकेशन ऑन रखें। बाकी सभी की पुश नोटिफिकेशंस बंद कर दें। 3. डीप वर्क आवर सेट करें। दिन में 2 ब्लॉक 60-90 मिनट केवल फोकस्ड काम के लिए रखें। उस दौरान फ़ोन साइलेंट, फ्लाइट मोड में रखें। 4. फिजिकल एनवायरनमेंट बदलें। डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाएं, जैसे स्टडी टेबल पर केवल ज़रूरी चीज़ें रखें। मोबाइल को दूसरे कमरे में रखें जब डीप वर्क कर रहे हों। 5. डिजिटल टूल्स का उपयोग स्मार्ट तरीके से करें। ऐप ब्लॉकर्स जैसे फॉरेस्ट, फ्रीडम, कोल्ड टर्की। वेबसाइट ब्लॉकर्स जैसे स्टे फोकस्ड, रेस्क्यू टाइम। एक कहानी। नीलम, एक स्टूडेंट, दिन भर पढ़ाई के इरादे से बैठती, लेकिन मोबाइल की वजह से उसका ध्यान भटक जाता। फिर उसने 30 डे डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स की शुरुआत की। हर हफ्ते एक नया बदलाव किया, नोटिफिकेशन हटाए, सोशल मीडिया डिलीट किया, डीप वर्क टाइम सेट किया। 30 दिन बाद उसने पाया कि उसका फोकस पहले से 3 गुना बढ़ गया है और पढ़ाई में आनंद आने लगा है। अभ्यास 1. डिस्ट्रैक्शन लॉग बनाएं। दिन भर कहाँ कहाँ ध्यान भटका, कब और क्यों। 2. अगले 7 दिन हर दिन एक नई ध्यान हटाने वाली चीज हटाए। 3. अपने दोस्तों परिवार को बताएं कि आप डीप वर्क आवर्स में डिस्टर्ब न करें। इस अध्याय का सार है, फोकस पाने के लिए डिस्ट्रैक्शन से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें पहचानकर उनकी ताकत को कम करना जरूरी है। अब अगले अध्याय में हम बात करेंगे सिस्टम बनाना, आदतें बनती हैं, लक्ष्य नहीं, यानी कैसे अपने फोकस को बनाए रखने के लिए हम खुद को एक सिस्टम में ढाल सकते हैं। अध्याय 11 सिस्टम बनाना, आदतें बनती हैं, लक्ष्य नहीं। आपने कितनी बार नए साल पर लक्ष्य, गोल्स बनाए हैं और कितनी बार वो अधूरे रह गए? सच्चाई ये है कि सिर्फ लक्ष्य बनाना काफी नहीं होता। लक्ष्य एक दिशा दिखाते हैं, लेकिन असली काम तो हमारी रोज की आदतें करती हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपने फोकस को स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए हमें मजबूत और सहज सिस्टम बनाने चाहिए। लक्ष्य बनाम सिस्टम। लक्ष्य, मुझे 10 किलो वजन घटाना है। सिस्टम, हर दिन सुबह 7 बजे वॉक करना और रात को 8 बजे खाना बंद करना। गोल्स एक नतीजा हैं, सिस्टम एक प्रक्रिया है। गोल्स आपको मोटिवेट करते हैं, लेकिन सिस्टम ही असल में रिजल्ट लाते हैं। क्यों सिस्टम जरूरी है?
1. सिस्टम दोहराने योग्य होते हैं, आदत बनते हैं। 2. आपको बार बार निर्णय नहीं लेना पड़ता। 3. सिस्टम का असर कंपाउंडिंग की तरह बढ़ता है। 4. ये माइंड को ऑटोपायलट मोड में लाते हैं, जिससे फोकस खर्च नहीं होता। सिस्टम बनाने के स्टेप्स। 1. टाइनी हैबिट से शुरुआत करें। बहुत छोटे स्टेप से शुरू करें, जैसे सिर्फ 2 मिनट वॉक करना या एक पैराग्राफ पढ़ना। यह जड़ें जमाने का काम करता है। 2. हैबिट स्टैकिंग का प्रयोग करें। किसी पुरानी आदत के बाद नई जोड़ें। उदाहरण, चाय पीने के बाद 5 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखूंगा। 3. एनवायरनमेंट डिज़ाइन। ऐसा माहौल बनाएं जिससे आदतें आसान हो जाए। उदाहरण, मोबाइल को दूसरे कमरे में रखना, किताब को तकिए के पास रखना। 4. ट्रैकिंग और विजुअल क्यूज। हैबिट ट्रैकर से ट्रैक करें। कैलेंडर पर एक्स मार्क लगाए, इसे डोंट ब्रेक दी चेन कहते हैं। 5. आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स अपनाएं। खुद से कहें, मैं एक फोकस्ड व्यक्ति हूं, न कि मैं फोकस लाना चाहता हूं। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं, तो व्यवहार अपने आप बदलता है। एक प्रेरक कहानी। विनोद एक लेखक बनना चाहता था, लेकिन लिखने बैठते ही वह भटक जाता। फिर उसने एक सिंपल सिस्टम बनाया। हर सुबह उठते ही 15 मिनट केवल फ्री राइटिंग, बिना परफेक्शन के। पहले 15 मिनट से शुरू किया, फिर 30 मिनट और 3 महीने बाद वह हर दिन 1 घंटा लिखने लगा। उसका पहला ब्लॉग हजारों लोगों ने पढ़ा। उसने लक्ष्य नहीं, सिस्टम अपनाया। अभ्यास। 1. अपना एक लक्ष्य लें और उसके लिए 3 सिस्टम बनाएं। 2. सुबह उठने के 30 मिनट और रात सोने के पहले 30 मिनट में ध्यान दें, ये आदतों के लिए प्राइम टाइम है। 3. 21 दिन का हैबिट स्टैक प्लान बनाएं, एक एक कर जोड़ें। इस अध्याय का सार है, आप वही बनते हैं जो आप रोज करते हैं। लक्ष्य आपको दिशा देते हैं, लेकिन सिस्टम आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। अब अगले अध्याय में हम बात करेंगे स्लो डाउन टू स्पीड अप, यानी कैसे धीमा होकर हम और गहराई से, तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अध्याय 12, स्लो डाउन टू स्पीड अप, धीरे चलो, तेज पहुंचो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत तेजी से सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो अंत में आप थक जाते हैं, गड़बड़ कर बैठते हैं, या फिर आप कुछ भी अच्छे से पूरा नहीं कर पाते? यह अध्याय एक अनोखा सिद्धांत सिखाता है, धीमा चलना यानी सजगता और स्पष्टता के साथ चलना, जिससे आप वास्तव में तेजी से और सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। तेज गति बनाम सही दिशा। तेज भागने का मतलब यह नहीं कि आप सही दिशा में हैं। अगर दिशा गलत है तो जितना तेज भागेंगे, उतनी दूर गलत जगह पहुंचेंगे। धीमा चलना क्यों जरूरी है? 1. आपको सोचने और विश्लेषण करने का समय देता है। 2. सही निर्णय लेने में मदद करता है। 3. बर्नआउट से बचाता है। 4. वर्तमान में रहने की क्षमता बढ़ाता है। 5. फोकस को गहरा बनाता है। कैसे अपनाएं स्लो डाउन करने की कला? 1. पॉज करने की आदत डालें। हर घंटे 5 मिनट का माइंडफुल ब्रेक लें, गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और अपने विचारों को देखें। 2. इंटेंशनल टाइम ब्लॉक्स। दिन की शुरुआत प्लानिंग टाइम से करें, 10 से 15 मिनट। दिन के अंत में रिफ्लेक्टिंग टाइम रखें, क्या किया, क्या सीखा। 3. मोनोटास्किंग करें, एक बार में सिर्फ एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग से 40% प्रोडक्टिविटी गिरती है। 4. स्लोनेस रिचुअल्स। सुबह बिना फोन देखे 30 मिनट बिताए, धीरे धीरे खाए, हर कौर का स्वाद लें। वीकेंड पर नो प्लान मॉर्निंग रखें। 5. नेचर से जुड़ाव बढ़ाए, हर दिन 10 से 15 मिनट प्रकृति में बिताए, पेड़ों, पत्तियों, बादलों को देखें, यह मन को धीमा करता है। एक कहानी। अनुष्का, एक कॉर्पोरेट मैनेजर, हर समय चीजें जल्दी पूरी करने के दबाव में रहती थी। वह सुबह से लेकर रात तक काम में डूबी रहती, लेकिन हमेशा थकी और उलझी रहती थी। एक दिन उसने स्लो लिविंग चैलेंज शुरू किया, सुबह जल्दी उठकर केवल 15 मिनट चुपचाप बैठना, दोपहर में फ़ोन को साइलेंट करना और रात को 30 मिनट किताब पढ़ना। 1 महीने में उसका काम भी बेहतर हुआ और जीवन में शांति भी आई। अभ्यास। 1. हर दिन 2 पॉज मोमेंट्स रखें, एक सुबह, एक दोपहर। 2. अपनी दिनचर्या में 10 मिनट कुछ न करने का समय जोड़ें। 3. तेजी से सोचने की जगह धीरे, स्पष्ट सोचने की आदत डालें। इस अध्याय का सार है, धीमा चलना आलस्य नहीं है, बल्कि सजगता से जीने की शुरुआत है। जितना आप ठहरेंगे, उतना गहराई से फोकस करेंगे और उतना ही सही दिशा में तेजी से पहुंचेंगे। अब अगले अध्याय में हम बात करेंगे मीनिंगफुल प्रोडक्टिविटी, व्यस्त नहीं, सार्थक बनो, जहां हम जानेंगे कि फोकस सिर्फ ज्यादा काम करने में नहीं, बल्कि सही काम करने में है। अध्याय 13, मीनिंगफुल प्रोडक्टिविटी,
व्यस्त नहीं, सार्थक बनो। क्या आप दिन भर काम में लगे रहते हैं लेकिन दिन के अंत में लगता है कि कुछ भी सार्थक नहीं हुआ? क्या आपने कभी सोचा है कि व्यस्तता और प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस, में कितना फर्क होता है? यही इस अध्याय का मूल है। आपका फोकस इस पर होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, न कि केवल कितना कर रहे हैं। मीनिंगफुल प्रोडक्टिविटी का अर्थ केवल काम करना उत्पादकता नहीं है। सही काम करना, सही समय पर, सही इरादे से करना ही असली उत्पादकता है। परिणाम नहीं, उद्देश्य पर केंद्रित काम। व्यस्तता के जाल। 1. लगातार मेल्स चेक करना। 2. हर मीटिंग में शामिल होना। 3. बिना सोच समझ के टास्क पूरे करना। 4. टू डू लिस्ट को बड़ा बनाना लेकिन बिना प्राथमिकता के। प्रभावी और सार्थक काम के लक्षण। 1. हर कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होता है। 2. काम करने से पहले सोचने का समय होता है। 3. आपको मानसिक संतोष मिलता है। 4. आपके कार्य दीर्घकालिक परिणाम लाते हैं। कैसे बने सार्थक रूप से उत्पादक? 1. 80/20 नियम अपनाएं। 80% परिणाम 20% काम से आते हैं। अपने दिन के सबसे असरदार 20% कामों की पहचान करें। 2. आउटकम ओरिएंटेड सोच रखें। सिर्फ एक्टिविटी पर फोकस न करें, परिणाम सोचें। मैं क्यों ये काम कर रहा हूं, खुद से पूछें। 3. डीप वर्क की रणनीति अपनाएं। रोज कम से कम 2 घंटे बिना रुकावट वाला फोकस्ड समय रखें। यह आपको गहराई से सोचने की क्षमता देता है। 4. टास्क्स को 3 भागों में बांटें। हाई वैल्यू, मीडियम वैल्यू और लो वैल्यू। पहले हाई वैल्यू कार्य करें। 5. डन फॉर द डे नियम बनाएं। दिन में एक बिंदु तय करें जब आप कहें, आज का जरूरी काम पूरा हुआ। इससे ओवरवर्किंग से बचेंगे। एक कहानी। संदीप, एक बिजनेस एनालिस्ट, हर दिन घंटों तक काम करता था लेकिन प्रमोशन नहीं मिल रहा था। उसने अपने सारे टास्क का विश्लेषण किया और पाया कि वह ज्यादातर समय कम महत्व के कामों में उलझा रहता था। उसने हाई वैल्यू टास्क्स पर ध्यान देना शुरू किया, जैसे रिपोर्ट के बजाय क्लाइंट एनालिसिस पर फोकस। 3 महीनों में ही उसका प्रभाव साफ दिखने लगा और उसका प्रमोशन हुआ। अभ्यास। 1. अपने दिन का रिव्यू करें। कौन से टास्क ने आपको संतोष दिया? 2. हफ्ते में एक दिन मीनिंग ऑडिट करें। क्या आपने उस सप्ताह में कुछ सार्थक किया? 3. नॉट टू डू लिस्ट बनाएं। जो काम व्यस्त तो करते हैं पर सार्थक नहीं है। इस अध्याय का सार है, प्रोडक्टिविटी का मतलब यह नहीं कि आप हर समय बिजी रहें, बल्कि यह कि आप उस चीज में व्यस्त रहें जो आपके जीवन और लक्ष्य में असली मूल्य जोड़ती है। अब अगले अध्याय में हम बात करेंगे द पावर ऑफ सेइंग इनफ। कब रुकना है ये जानना भी फोकस है। अध्याय 14 द पावर ऑफ सेइंग इनफ। कब रुकना है ये जानना भी फोकस है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप लगातार करते जा रहे हैं और फिर भी कभी संतुष्ट नहीं होते? ये अध्याय हमें सिखाता है कि फोकस का एक जरूरी हिस्सा है जानना कि कब रुकना है, कब कहना है कि बस अब बहुत हुआ। क्यों इनफ कहना जरूरी है? हमारी संस्कृति और ज्यादा की भूख से भरी है। ज्यादा काम, ज्यादा चीजें, ज्यादा उपलब्धियां। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि मुझे कितना चाहिए? इनफ कहना एक मानसिक कौशल। 1. यह स्पष्टता देता है कि आपकी सीमाएं क्या हैं। 2. आपको संतुलित जीवन जीने की अनुमति देता है। 3. यह दूसरों की अपेक्षाओं से खुद को अलग करने की ताकत देता है। कैसे जाने कि इनफ कब है? 1. अपनी सक्सेस की परिभाषा खुद तय करें, दूसरों के मापदंडों से नहीं, अपने मूल्यों से तय करें कि आपके लिए सफलता क्या है। 2. प्राप्ति का बिंदु तय करें, जैसे मैं हर दिन 2 घंटे डीप वर्क करूंगा। बस तय सीमा के बाद रुकना सीखें। 3. बर्नआउट के संकेत पहचानें, लगातार थकावट, चिड़चिड़ापन, प्रेरणा की कमी, ये संकेत हैं कि आपको रुकने की जरूरत है। 4. जस्ट वन मोर सिंड्रोम से बचें, एक और ईमेल पढ़ लूं, एक और वीडियो देख लूं, ये आदतें फोकस को खा जाती हैं। 5. ग्रैटिट्यूड और एक्सेप्टेंस का अभ्यास करें, हर दिन के अंत में लिखें, आज मैंने क्या पर्याप्त किया। अपने प्रयास को स्वीकारना आत्मसम्मान बढ़ाता है। एक कहानी। नीलिमा, एक स्टार्टअप फाउंडर, हर दिन 14 से 16 घंटे काम करती थी। उसे लगता था कि अगर वह रुकी तो उसका सपना छिन जाएगा। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और रिश्तों में दरारें आने लगीं। तब उसने इनफ रूल अपनाया, दिन में 8 घंटे काम, सप्ताह में 1 दिन पूरी छुट्टी और हर दिन एक नो वर्क आवर। नतीजा, वह पहले से ज्यादा संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगी और उसका स्टार्टअप भी बेहतर चला। अभ्यास। 1. अपनी इनफ बाउंड्रीज तय करें, कितनी मीटिंग्स, कितना स्क्रीन टाइम, कितना आउटपुट पर्याप्त है। 2.
हर हफ्ते स्टॉप डूइंग लिस्ट बनाएं, वो चीज़ें जो आपको थका रही हैं पर ज़रूरी नहीं हैं। 3. एफर्मेशन लिखें, मैं जानती हूँ कि कब रुकना है और मैं रुकने में समर्थ हूँ। इस अध्याय का सार है, फोकस केवल क्या करें पर नहीं, बल्कि क्या नहीं करें और कब रुकें इस पर भी निर्भर करता है। इनफ कहना आत्मप्रेम, आत्मजागरूकता और स्पष्टता की सबसे बड़ी निशानी है। अब अगले अध्याय में हम बात करेंगे डिजाइनिंग अ फोकस्ड लाइफ, फोकस को जीवन शैली कैसे बनाएं। अध्याय 15 डिजाइनिंग अ फोकस्ड लाइफ, फोकस को जीवन शैली कैसे बनाएं। अब तक हमने जाना कि फोकस क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे डिस्ट्रैक्शन से निपटा जा सकता है। लेकिन यह तब तक अधूरा है जब तक हम फोकस को एक आदत नहीं बना लेते, एक ऐसी जीवन शैली जो हर दिन, हर निर्णय, हर काम में दिखाई दे। इस अध्याय में हम यही सीखेंगे, फोकस को एक जीने का तरीका कैसे बनाएं। क्यों जरूरी है फोकस्ड लाइफ डिजाइन करना। हम जो रोज करते हैं वही हमारी जिंदगी बनती है। फोकस कोई टू डू लिस्ट नहीं, बल्कि सोचने, चुनने और जीने का तरीका है। एक फोकस्ड लाइफ के 5 स्तंभ। 1. साफ उद्देश्य, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। हर दिन पूछें, क्या मैं वही कर रहा या रही हूं जो मुझे मेरे लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। विजन बोर्ड बनाएं। 2. सीमित प्रतिबद्धताएं, बाउंडेड कमिटमेंट्स। हर हाँ से पहले 2 बार सोचें, समय और ऊर्जा सीमित है, उसे बिखरने न दें। 3. रोज का रूटीन, फोकस डेली रूटीन। सुबह की शुरुआत बिना स्क्रीन के करें, 2 घंटे डीप वर्क ब्लॉक तय करें, शाम को शट डाउन रिचुअल रखें। 4. रिफ्लेक्शन और समीक्षा, हर रविवार 30 मिनट अपने पिछले सप्ताह का रिव्यू करें, क्या किया, क्या सीखा, कहाँ भटके। 5. इंटेंशनल चॉइसेस, हर काम, हर शॉपिंग के पहले खुद से पूछें, क्या ये सच में जरूरी है। एक कहानी, रवि, एक सफल डिजिटल मार्केटर, दिन-रात काम करता था। जब उसका स्वास्थ्य गिरने लगा और रिश्ते बिगड़ने लगे, तब उसने फोकस रिचुअल्स अपनाने का निर्णय लिया। उसने हर दिन की शुरुआत जर्नलिंग और मीडिएशन से करनी शुरू की, 3 बड़े कामों पर फोकस किया और रात को 9 बजे के बाद कोई डिजिटल स्क्रीन नहीं छुई। 3 महीनों में न सिर्फ उसका तनाव घटा, बल्कि उसका काम भी और प्रभावशाली बन गया। फोकस्ड जीवन शैली के अभ्यास। 1. अपने सप्ताह का टाइम ऑडिट करें, कहाँ समय बर्बाद हो रहा है। 2. मॉर्निंग रूटीन सेट करें, 1 घंटा बिना सोशल मीडिया, सिर्फ सेल्फ केयर। 3. एक डिजिटल सनसेट तय करें, रात 8 या 9 बजे के बाद नो स्क्रीन जोन। 4. संडे इवनिंग को रिफ्लेक्शन रीसेट टाइम बनाएं। 5. अपने कमरे, मोबाइल और वर्कस्पेस को फोकस फ्रेंडली जोन में बदलें, एक विशेष मंत्र, अगर आप अपनी जिंदगी डिजाइन नहीं करेंगे तो कोई और उसे अपने एजेंडा के मुताबिक डिजाइन कर देगा। इस अध्याय का सार है, फोकस कोई एक्टिविटी नहीं, एक जीवन शैली है। अगर आप अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को सजगता से मैनेज करना सीख जाए, तो आप वही जीवन जी पाएंगे जो वाकई मायने रखता है। अब अगले अध्याय में हम बात करेंगे दी फोकस रीसेट, जब सब बिगड़ जाए तो फिर से शुरुआत कैसे करें। अध्याय 16 दी फोकस रीसेट, जब सब बिगड़ जाए तो फिर से शुरुआत कैसे करें। कभी कभी हम फोकस करने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी जिंदगी बिखर जाती है। सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, दिनचर्या टूट जाती है, ऊर्जा खत्म लगती है और लगता है कि हम फिर वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जब सब बिगड़ जाए तब दोबारा फोकस कैसे पाया जाए। इसे हम कहते हैं दी फोकस रीसेट। क्यों जरूरी है रीसेट करना? क्योंकि इंसान मशीन नहीं है, हम थकते हैं, भटकते हैं, लेकिन रुकते नहीं। रीसेट एक कमजोरी नहीं, एक स्ट्रैटेजी है। रीसेट का पहला कदम एक्सेप्टेंस, अपने आप से ईमानदारी से कहें, हाँ मैं भटक गया हूं। खुद को दोष देने के बजाय समझें कि ये मानव स्वभाव है। रीसेट के 5 स्टेप्स। 1. पॉज एंड ब्रीद, 10 मिनट कुछ न करें, सिर्फ गहरी सांस लें, शरीर और दिमाग को शांत करें। 2. राइट इट आउट, एक पेपर पर लिखें, मैं कहाँ भटका, क्यों भटका, अब क्या करना है। 3. स्मॉल विन से शुरुआत करें, पूरी प्लानिंग की जरूरत नहीं, सिर्फ एक छोटा काम करें, जैसे ईमेल क्लीन करना, कमरा व्यवस्थित करना। 4. न्यू रिचुअल्स बनाएं, एक नई सुबह की शुरुआत तय करें, जैसे कल सुबह 7 बजे उठकर 15 मिनट पढ़ाई करूंगी। 5. कंपैशन रखें, खुद के लिए दयालु बने। फोकस की यात्रा सीधी नहीं होती, ये लहरों की तरह चलती है। एक कहानी, अवनी, एक शिक्षक, ने साल की शुरुआत में बहुत सारे लक्ष्य बनाए थे। जनवरी में सब कुछ अच्छा चल रहा था,
लेकिन फरवरी आते आते वे थक गईं, बीमार हो गईं और सब कुछ रुक गया। उन्होंने खुद को बहुत दोषी महसूस किया। लेकिन मार्च में उन्होंने फोकस रीसेट की शुरुआत की, सुबह का वॉक, जर्नलिंग और सप्ताह में सिर्फ एक लक्ष्य। जून तक उन्होंने पहले से बेहतर बैलेंस और शांति पाई। अभ्यास 1, जब थकावट लगे, खुद से कहें, अब रीसेट का वक्त है। 2, एक रीसेट प्लेलिस्ट बनाएं, वो संगीत जो आपको शांत करे। 3, एक रीसेट बडी चुनें, कोई दोस्त जिससे आप बात कर सकें। रीसेट मंत्र, भटकाव अंत नहीं है, बल्कि वापसी की शुरुआत है। इस अध्याय का सार है, फोकस कभी स्थायी नहीं होता, ये एक दैनिक अभ्यास है। और जब हम थकते हैं, तब हमें चाहिए होता है एक पॉज, एक रीसेट और एक नई शुरुआत। अब अगले अध्याय में हम बात करेंगे लिविंग द एसेंशियल लाइफ, जहां सिर्फ वही हो जो सच में जरूरी है। अध्याय 17, लिविंग द एसेंशियल लाइफ, जहां सिर्फ वही हो जो सच में जरूरी है। जब हम फोकस की बात करते हैं, तो आखिरकार हमारी यात्रा एक ऐसी जिंदगी की ओर होती है जो जरूरी चीज़ों पर केंद्रित हो, वो चीज़ें जो हमें खुशी देती हैं, संतोष देती हैं और हमारे जीवन को अर्थ देती हैं। इस अध्याय में हम बात करेंगे एसेंशियल लाइफ की, यानी एक ऐसा जीवन जहां सिर्फ वही हो जो सच में जरूरी है, बाकी सब हटा दिया गया हो। एसेंशियल लाइफ का मतलब क्या है? एक ऐसा जीवन जहां हमारे निर्णय, आदतें और रिश्ते हमारे मूल्यों के अनुरूप हों। ऐसा जीवन जो भीड़ से भरा न हो, बल्कि स्पष्टता और शांति से भरपूर हो। क्यों जरूरी है इसे अपनाना? क्योंकि हमारे संसाधन सीमित हैं, समय, ऊर्जा, ध्यान, क्योंकि हर हाँ के पीछे सैकड़ों ना छिपे होते हैं, क्योंकि क्लैरिटी से ही सच्ची प्रोडक्टिविटी और पीस आती है। एसेंशियल लाइफ के 5 मूल सिद्धांत। 1, इंटेंशनैलिटी, इरादा, हर काम के पीछे इरादा हो, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मुझे भीतर से संतोष देता है। 2, सिंप्लिसिटी, सरलता, चीजें कम करें, कम है पर बेहतर है, लेस बट बेटर। 3, बाउंड्रीज, सीमाएं हर जगह उपलब्ध न रहें, अपने समय, ध्यान और ऊर्जा की रक्षा करें। 4, प्रेजेंस, उपस्थित रहना, जो कर रहे हैं पूरी तरह उसमें हो, एक समय पर एक ही काम। 5, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, जो है उसका मूल्य समझें, जो नहीं है उस पर अफसोस करना बंद करें। एक कहानी, सुषमा, एक कॉरपोरेट वर्कर का जीवन व्यस्तता से भरा था, हर दिन मीटिंग्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया और शॉपिंग, लेकिन भीतर एक खालीपन था। एक दिन उसने एक जर्नल में सवाल लिखा, क्या मैं जो कर रही हूं वो मुझे अर्थ दे रहा है? जवाब था नहीं। उसने अपने घर से 60% सामान निकाल दिया, 30% सोशल कनेक्शन कम कर दिए और हफ्ते में सिर्फ 3 जरूरी टास्क पर फोकस करना शुरू किया। 6 महीने बाद उसका जीवन पहले से कहीं ज्यादा शांत, सरल और सार्थक हो चुका था। अभ्यास 1, अपनी जरूरी चीजों की लिस्ट बनाएं, लोग, काम, अनुभव। 2, अपने समय का 80% इन जरूरी चीजों पर लगाएं। 3, सप्ताह में एक दिन डिजिटल मिनिमलिज्म डे रखें। 4, हर दिन सुबह एक सवाल लिखें, आज सबसे जरूरी क्या है? मंत्र, जो जरूरी नहीं है वो जरूरी चीजों से चोरी करता है। इस अध्याय का सार है, एसेंशियल लाइफ का मतलब है कम चीजों में ज्यादा अर्थ ढूंढना। फोकस का असली रूप तब प्रकट होता है जब हम जीवन को सजाने के बजाय सरल बनाते हैं। अब हम अंतिम अध्याय की ओर बढ़ेंगे, फोकस एज अ वे ऑफ बीइंग, जब फोकस हमारी पहचान बन जाए। अध्याय 18, फोकस एज अ वे ऑफ बीइंग, जब फोकस हमारी पहचान बन जाए। अब हम इस किताब के आखिरी और सबसे गहरे अध्याय पर पहुंचे हैं, फोकस एज अ वे ऑफ बीइंग, यानी फोकस अब कोई तकनीक, रणनीति या अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि ये हमारी सोच, हमारे निर्णय, हमारे रिश्तों और हमारे पूरे जीवन का हिस्सा बन जाता है। फोकस को होने की अवस्था कैसे बनाएं? 1, आइडेंटिटी लेवल शिफ्ट, जब आप कहें, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो फोकस करता है। आदतें तब टिकती हैं जब वे आपकी पहचान से जुड़ती हैं। 2, पर्पस ड्रिवन लाइफ, हर निर्णय आपके जीवन के उद्देश्य के साथ जुड़ा हो, व्यर्थ की चीजों से स्वतः दूरी बनने लगती है। 3, प्रेजेंट माइंडेडनेस, फोकस का मतलब है हर पल को पूरा जीना, अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता दोनों से मुक्त होना। 4, अलाइनमेंट इन थॉट, वर्ड एंड एक्शन, जो सोचते हैं वही बोलें और वही करें, ये सामंजस्य फोकस को गहराई देता है। 5, फ्यूअर बट डीपर कनेक्शंस, हर रिश्ते को गहराई से जिए, सतही जुड़ावों की भीड़ नहीं, गहरे संबंधों की स्पष्टता। एक कहानी, राजीव एक एंटरप्रेन्योर थे जो हमेशा समय की कमी की शिकायत करते थे। उन्होंने प्रोडक्टिविटी के सारे ऐप्स इस्तेमाल किए,
प्लानर्स खरीदे और वर्कशॉप्स अटेंड किए, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर उन्होंने एक कोच से सुना, तुम फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुमने अभी तक खुद को एक फोकस्ड इंसान मानना शुरू नहीं किया। यही उनके जीवन का मोड़ बना। उन्होंने खुद को हर दिन ये याद दिलाना शुरू किया, मैं क्लैरिटी से जीता हूँ, मैं डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हूँ। 6 महीने में उनका जीवन बदल चुका था। न सिर्फ कार्यक्षमता बढ़ी, बल्कि उनके रिश्तों और स्वास्थ्य में भी गहराई आई। अभ्यास 1, हर सुबह बोलें, मैं एक फोकस्ड इंसान हूँ। 2, सप्ताह में एक दिन रिफ्लेक्शन टाइम रखें, क्या मैं अपने मूल्यों के अनुसार जी रहा हूँ। 3, हर महीने एक नया फोकस रिचुअल अपनाएं। अंतिम मंत्र, फोकस कोई कौशल नहीं, एक जीवन जीने का तरीका है। इस अध्याय का सार है, जब फोकस हमारे भीतर रच बस जाए, तब हमें उसे बार बार याद नहीं दिलाना पड़ता, तब फोकस हम बन जाते हैं। अब समय है इस किताब की समापन यात्रा का, जहां हम सीखेंगे कि इन सभी अध्यायों को एक सूत्र में कैसे पिरोकर अपने जीवन को फोकस की असली शक्ति से भर सकते हैं। समापन, अब आगे क्या? तो अब जब आपने इस किताब की गहराई में डुबकी लगाई है और अध्याय दर अध्याय सीखा है कि फोकस क्या है, कैसे पाया जाता है और कैसे इसे जीवन शैली बनाया जा सकता है, तो अगला सवाल है, अब आगे क्या? ये किताब सिर्फ एक ज्ञान नहीं, एक आह्वान है। अपने जीवन को हल्का, स्पष्ट और अर्थपूर्ण बनाने का आह्वान, व्यस्त से प्रासंगिक बनने का आह्वान, भीड़ से फोकस की ओर लौटने का आह्वान। आपने क्या क्या सीखा? व्यस्त रहने से कहीं ज्यादा जरूरी है उचित दिशा में काम करना। प्राथमिकताएं तय करना एक बार का काम नहीं, एक जीवन प्रक्रिया है। ना कहना, टेक्नोलॉजी से संतुलन, माइंडफुलनेस, एनर्जी प्रबंधन और आदतें, ये सब फोकस की संरचना बनाते हैं। असली फोकस तब आता है जब हम कम चीजों में गहराई से जीते हैं। एक्शन प्लान 1, आज से हर दिन सुबह पूछिए, आज सबसे जरूरी क्या है। 2, अपने जीवन से 3 गैर जरूरी चीजें हटा दीजिए। 3, हर सप्ताह एक दिन नो सोशल मीडिया डे रखिए। 4, महीने में एक बार एसेंशियल रीसेट डे रखिए, जहां आप अपना जीवन इवैल्यूएट करें। अंतिम प्रेरणादायक विचार, आपका जीवन एक कैनवास है, हर दिन उस पर कुछ न कुछ चित्रित होता है। सवाल यह नहीं है कि आप कितने रंग इस्तेमाल करते हैं, बल्कि यह है कि क्या आपने सही दिशा में ब्रश चलाया। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स सिर्फ एक किताब नहीं, एक जीवन दर्शन है, एक ऐसा रास्ता जो शांति, सफलता और सार्थकता की ओर जाता है। जब आप जान जाते हैं कि क्या जरूरी है, तब आप जीवन के शोर में भी स्पष्टता से आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, अब वक्त है खुद से एक वादा करने का कि हम अब हर दिन, हर क्षण वही चुनेंगे जो वास्तव में जरूरी है। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। अगर आपको ये सारांश पसंद आया, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और रीड स्मार्टर 9 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम यहाँ लाते हैं वो किताबें जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं।